एवरीवन, आपका अपने चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स में स्वागत है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में आने वाले नए तरह के प्रश्न में। और ये प्रश्न किस पे आधारित है? ये विपरीत वर्ण अपोजिट लेटर के आधार पे होने वाली कोडिंग पे आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न को देखते हैं। देखिए कि यदि किसी कूट भाषा में क्रोमैटिक को XSILNZGRX लिखा हो तो उसी भाषा में जनरेशन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, अपनी सुविधा के लिए हम पहले की क्लासेस में भी बात कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है कि आप लेटर्स को लिख लें। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये अलग तरह का प्रश्न है, विपरीत वर्णों पर आधारित, अपोजिट लेटर्स पर आधारित ये कोडिंग है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, अल्फाबेट्स को हमने एक विशेष क्रम में लिख रखा है। इस क्रम पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, क्रोमेटिक वर्ड है और उसके साथ साथ जो उसका कोड है वो हमने लिखा हुआ है। तो इसमें संबंध को देखते हैं। देखिए, तो C और X में क्या संबंध है? तो C और X में देखते हैं हमने। तो ये जो विशेष क्रम हमने लिखा है ये किस तरीके से लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं कि अल्फाबेट्स को हम लिखते जाते हैं। A से लेकर M तक हमने लिख लिया है। देखिए, हम पहले की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं इसको हम दो ग्रुप्स में बांट लेते हैं। A से लेकर M तक 13 लेटर्स ये होते हैं और फिर N से लेकर Z तक रेस्ट 13 लेटर्स ये होते हैं। तो दो ग्रुप्स में बांटते हैं। तो यहाँ इसको विशेष क्रम में इसलिए लिखा गया है कि ABCD M तक लिखा है, फिर NOPQR से लेकर Z तक हमने लिख दिया है। तो इसको ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस तरीके से हमें क्या होता है, अपोजिट लेटर्स का हमें क्रम मिल जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है इससे कि A के सामने जो Z है तो इसका मतलब है A और Z आपस में अपोजिट लेटर्स हैं, विपरीत वर्ण है। ऐसे ही B और Y आपस में एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं, अपोजिट लेटर हैं, C और X हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं कि M और N भी क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं एक दूसरे के। तो इसी आधार पे हम इसको देखेंगे अगर सीधे सीधे तो C और X में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि C और X एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, H और S की बात करें हम, तो H और S ये भी आपस में क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं एक दूसरे से। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि R और I में क्या रिलेशन है। तो R और I में रिलेशन क्या है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमें प्रश्न दिया होगा परीक्षा में तो हमें पहले से तो ये निर्धारित होगा नहीं या निश्चित होगा नहीं कि हाँ ये किस आधार पर बने हुए हैं, ये कोडिंग बनी हुई है। तो वहाँ पर देखिए, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि जहाँ हमने दिए हुए वर्ड और उसके कोड में हमने संबंध ज्ञात किया कि उसी के आधार पे हम तुरंत जो है जो नया शब्द दिया होगा उसके कोड को हम ज्ञात कर सकते। तो संबंध ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो है जब हम क्रम को देखेंगे, इनके कोडिंग को देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये अपोजिट लेटर्स के हैं। तो उसके आधार पे हम इसको फटाफट कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, हम जब तक सारे लेटर्स के रिलेशंस को ना देखते हैं तब तक हमें श्योर नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अपोजिट लेटर्स पे या किसी अन्य रूल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, हम वेरीफाई हमें सभी करना है। हमें यहाँ पर हमने उदाहरण ऐसा लिया है कि जो अपोजिट लेटर्स पर आप परीक्षा में वेरीफाई जरूर करिएगा, सारे लेटर्स का संबंध जरूर देखिएगा। तो O और L में देख सकते हैं हम, O और L में आपका अपोजिट लेटर्स का रिलेशन है। इसी तरीके से M में और N में है अपोजिट लेटर्स का तो सारे जो लेटर्स हैं आपके वो अपोजिट लेटर्स से ही बने हुए हैं। अब बात आती है जनरेशन, जो वर्ड हमें दिया हुआ है जिसका हमें कोड ज्ञात करना है उसको देखते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर वर्ड को लिख लेते हैं। देखिए, इसके बेसिस पर अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमने क्या करना है, इस टेबल से हमने लेटर्स को देखना है और सीधे सीधे हम उसके कोड को हम ज्ञात करते जाएंगे। तो देखिए, G जो है किससे रिलेट है, T से है, तो यहाँ पर T आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका E के अपोजिट है आपका V, तो नेक्स्ट होगा V। इसी तरीके से N है, N का अपोजिट है M, तो यहाँ आ जाएगा M। उसके बाद है हमारा E का अपोजिट फिर से वही है, V है आपका, तो V आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका R, तो R का अपोजिट है I, तो यहाँ I आ जाएगा। नेक्स्ट है A का अपोजिट है Z, तो Z आ जाएगा यहाँ पर। T है, T का अपोजिट है आपका G, और I का अपोजिट है R।
ओ का अपोजिट लेटर है एल, तो हम एल लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका एन, एन का अपोजिट है एम। तो इस तरीके से हमने जो है जनरेशन वर्ड जो हमें दिया हुआ है उसके कोड को हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर वही महत्वपूर्ण बात है जैसे हमने पहले कहा कि कोड को ज्ञात करना, कोडिंग के पैटर्न को ज्ञात करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो वर्ड को प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वह हमारा विशेष प्रकार का प्रश्न है और यह प्रश्न जो है वह एक अक्षर को लेकर दो अक्षरों की कोडिंग या फिर दो अक्षरों को लेकर, दो लेटर्स को लेकर एक लेटर की कोडिंग पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न है यदि किसी कोड भाषा में डॉग का कोड BCMNEF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या हुआ। देखिए इस तरह के प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता और या पहचान क्या होती है कि जो भी हमें लेटर दिया होता है, इसमें हम देख रहे हैं जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। डॉग में जो लेटर्स हैं वो 3 हैं और हमें जो कोड दे रखे हैं इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो क्या है, 6 है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स जो यहाँ पर हैं और नंबर ऑफ लेटर्स जो यहाँ पर वो एक दूसरे के डबल हैं। तो इसका मतलब है एक लेटर से लेकर हमने क्या किया है, 2 लेटर्स की कोडिंग कर रखी है। तो अब इस रिलेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कोड किए गए हैं, उससे हम इनके रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो देखिए डॉग में जो पहला लेटर है D, उसके रिगार्डिंग हमें जो लेटर्स दे रखे हैं वो B और C दे रखे हैं। तो यहाँ पर इनके रिलेशन को देखते हैं, हम संबंध को देखते हैं। तो D है, D से 2 स्टेप्स पीछे मूव किया गया है तो B आ रहा है और तो -2 करके यहाँ पर B आ रहा है और अगला लेटर है C, तो -1 करके जो है वहाँ क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो यहाँ पर -1 किया है तो C आया है। तो D से 2 रिलेटेड लेटर्स हैं वो क्या है, B और C हैं, -2 और -1 की पोजीशन पे मूव करके। इसी तरीके से O हम देखते हैं कि क्या O में भी यही संबंध है या नहीं। तो O के से रिलेटेड आपके लेटर्स हैं वो क्या है, M और N है। तो यहाँ पर इसको लिए भी देख लेते हैं हम कि O है, O से रिलेटेड लेटर्स M और N है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी -2 स्टेप्स पीछे जाकर और -1 स्टेप पीछे जाकर M और N जो है वो कोड किए गए हैं O के लिए। ऐसे लास्ट जो है हमारा G लेटर है, उसके लिए भी हम इस रूल को देखते हैं कि क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो G के लिए जो हमारे लेटर्स हैं वो क्या है, E और F हैं। तो G और E और F में हम रिलेशन देख लेते हैं। तो हम पा रहे हैं कि सेम वही रिलेशन है, -2 करके जो है E पे मूव किया गया है और -1 स्टेप पीछे जाके जो है F पे मूव किया है। तो फाइनली हमारा ये क्लियर हो चुका है कि कोडिंग किस तरीके से की गई है। कोडिंग का रूल क्या है, जो भी लेटर है उसमें -2 स्टेप्स पीछे जाके और 1 स्टेप पीछे जाके जो है कोड किए गए हैं लेटर्स को। तो इसी के बेसिस पर हम कैट को भी कोड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए इसके लेटर्स को हम फाइंड करते हैं। तो रिलेशन वही रहेगा -2 और -1 से। तो C से अगर हम 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे तो A आ जाएगा और 1 स्टेप पीछे जाएंगे तो B आएगा। तो C से रिलेटेड जो हमारे लेटर्स हो गए वो A और B हो गए। अब बारी आती है A की। तो वही रूल लगना है, 2 स्टेप्स पीछे जाना है और 1 स्टेप पीछे का लेटर लेना है। तो देखिए A हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहला लेटर है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, अगर हम इससे पीछे मूव करेंगे तो इस स्थिति में हमें इन लेटर्स को साइक्लिक ऑर्डर में, चक्रीय क्रम में लेना होता है। तो इस स्थिति में अगर हम A से 2 स्टेप्स पीछे जाते हैं या 1 स्टेप पीछे जाते हैं या कितने भी स्टेप्स पीछे जाते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम Z से काउंट करने लगेंगे। तो A से पहले क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम इन्हें चेन में बना देते हैं तो पहला लेटर होगा Z और दूसरा लेटर होगा Y। तो इसके कोड क्या हो जाएंगे, Y और Z हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम T के लिए कर सकते हैं। T है हमारा यहाँ पर, तो इससे पहले के 2 लेटर्स हैं R और S। तो T से रिलेटेड लेटर्स हो गए R एंड S। पोजीशन वही है -2 और -1 की। तो इस तरीके से जो कैट का कोड हो गया वो ABYZRS हो गया। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो हमने अभी पहले बात की, जिस उदाहरण को हमने समझा उसी से संबंधित उसके रिवर्स बेसिस पर आधारित जो है यह प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में गार्डन का कोड HVS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा। देखिए अभी हमने बात की थी कि ये इस तरह के जो प्रश्न हैं वह किस पे आधारित हैं कि 2 लेटर्स से 1 लेटर में कोड किया गया है या फिर 1 लेटर से 2 लेटर्स में कोड किया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमें वर्ड दिया है
वो है गार्डन। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 6 हैं, 6 हैं, और जो इसका कोड है वो कितना है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 लेटर्स को लेकर एक लेटर को कोड किया गया है। तो यहाँ पर हमने गार्डन वर्ड जो दिया हुआ है उनके लेटर्स की हमने पोजीशन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पर हमने लिख दी है। तो जी जो है वह 7th पोजीशन पर होता है अल्फ़ाबेट्स में, ए जो है वो 1st पोजीशन पे होता है, आर जो है 18th पोजीशन पे है, डी जो है वो 4th पोजीशन पे, ई 5th पोजीशन पे, और एन जो है 14th पोजीशन पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों की पोजीशंस को ऐड करेंगे। तो 7 + 1 हो गया 8। तो 8th पोजीशन पे हमारा लेटर क्या होता है, 8th पोजीशन पे हमारा लेटर होता है एच। तो इस तरीके से देखिए हमें पहला लेटर मिला हुआ है। तो गार्डन में जो पहले 2 लेटर्स हैं जी और ए, उनका कोड जो है वो एच जनरेट किया गया है। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो रहा है कि 2 लेटर्स की जो नंबर ऑफ पोजीशन है उनको ऐड करके जो है उनका कोड फाइंड किया जा रहा है। ऐसे आगे देखते हैं, आर और डी 18 और 4 का जो सम है वह कितना है आपका 22 है। तो 22nd प्लेस पे जो हमारा लेटर होता है वो होता है वी होता है। तो यहाँ पर वी आ जाएगा। तो वी देखिए कोड दिया गया है आर और डी के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही लास्ट जो हम ग्रुप देखते हैं ई और एन का, वह कितना है, ई और एन की पोजीशन है 9 और 14। तो 9 और 14 इनका सम होता है 19। तो 19th लेटर जो है हमारा अल्फ़ाबेट्स में होता है एस। तो यहाँ पर एस आ गया। तो इस तरीके से गार्डन के लिए हमारा जो कोड आ रहा है वो HVS आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोड फाइंड करेंगे ब्राइट के लिए। तो ब्राइट के लिए हम कोड फाइंड कर लेते हैं इसी बेसिस पर। तो ब्राइट की अब इनकी पोजीशन हम लिख लेते हैं 2, और आर की पोजीशन होती है, यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, ओ जो है हमारा होता है देखिए 5, ई 5 होता है इजोटी के आधार पे 5, देन 10, देन 15। तो 15 ये है, तो 16, 17, 18th पोजीशन होगी आर की। इसी तरीके से आई की पोजीशन होती है 9 होती है, जी की पोजीशन होती है 7, एच की पोजीशन होती है 8, और इजोटी के बेसिस पर टी की पोजीशन क्या होती है 20th पोजीशन होती है। अब हम इन लेटर्स के पोजीशंस को ऐड करके हम क्या करेंगे, लेटर फाइंड करेंगे। तो 2 + 18 हो गया 20 हो गया। तो 20th लेटर जो होता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में वो होता है आपका टी होता है। तो बी और आर के लिए जो कोड हो गया वो टी हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, आई और जी इनकी पोजीशन है 9 और 7, इनका सम हो गया 16। तो 16th पोजीशन क्या होती है देखिए, 13th पोजीशन होती है एम की। उससे आगे हम बढ़ेंगे तो 14, 15, 16th पोजीशन है पी की। पी हमारा यहाँ पर आ चुका है आई और जी के लिए कोड। अब लास्ट जो है एच और टी, तो यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे इनकी पोजीशन है 8 और 20 है, तो इनका सम होता है 28। अब देखिए 28th लेटर तो अल्फ़ाबेट्स में होता ही नहीं है, 26 तक ही होते हैं। तो हमने जैसे अभी पिछले प्रश्न में बात की थी कि इस स्थिति में हम क्या करते हैं, लेटर्स को हम कंसिडर करते हैं कि वो साइक्लिक ऑर्डर में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, फिर बी आएगा, इसी तरीके से हम मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर Z आ जाता है, इस तरीके से हम मूव करते रहेंगे, सी सारे लेटर्स हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे क्रम देते हैं तो 1, 2, 3, जब हम आगे बढ़ेंगे तो Z की पोजीशन होगी 26th पोजीशन होगी, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो 26th ये हो गया, फिर 27th ये हो जाएगा, और 28th क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इस तरीके से जब नंबर एक्सीड कर जाए 28 से, उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, फिर हम साइक्लिक ऑर्डर में लेकर लेटर को फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो लेटर हो जाएगा, तो 28 का मतलब हुआ 26 + 2 हुआ। तो इसका मतलब है सेकंड लेटर की बात हो रही है, तो बी की बात हो रही है। तो इस तरीके से ब्राइट के लिए जो कोड हो गया, 2 लेटर्स से एक लेटर का कोड फाइंड करने पर वो हो गया TPB हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लियोपर्ड का कोड जो है DRAPOEL हो तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर का कोड क्या होगा। देखिए ये प्रश्न काफ़ी सरल है, और इसमें क्या कर रखा है, जो हमारा लेटर है, जो वर्ड है, उसके लेटर्स को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में करके कोडिंग की गई है। तो ये इसलिए काफ़ी आसान हो जाता है।
देखिए हम इसको समझते हैं, इसके पैटर्न को। लियोपर्ड वर्ड है और इसको कोड कैसे किया गया है, इसके लेटर्स को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो डी है, लास्ट वर्ड जो है लेटर है वो डी है, तो इसको डी लिख दिया है। फिर आर लिखा है, फिर उसके बाद ए लिखा है, और फिर पी लिखा है, फिर ओ है, और फिर ई है और एल है। तो इस तरीके से इस वर्ड के लेटर्स को उल्टा लिख कर जो है कोडिंग की गई है। तो ये कोडिंग काफ़ी आसान हो जाती है, और इसके आधार पर जो है हम जो वर्ड दिए हुआ है एलिगेटर, इसके कोड को हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल महत्वपूर्ण वही है कि इसके पैटर्न को समझ लेना। तो पैटर्न हम समझ चुके हैं, तो बहुत आसानी से हम इसके कोड को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते ही हैं कभी कभी। तो आर है, फिर उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका टी होगा। लेटर्स आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते रहेंगे। टी है, फिर ए है, जी है, फिर आपका आई आ गया, फिर एल एंड लास्ट ए। तो इस तरीके से एलिगेटर का जो कोड हो गया वह ROTAGILA है। देखिए पैटर्न को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षा है, जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है, वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है वो किस तरह की कोडिंग को देता है। तो हर तरह की कोडिंग को हमने समझना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।